हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने जो नॉर्मेटिव एथिक्स के जो टूल्स होते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, डेनटोलॉजी, उसके एप्लीकेशंस, उसके एग्जाम्पल्स, उसके रिलेवेंस, उसके लिमिटेशंस, इन सब को डिस्कस किया था। वर्च्यू एथिक्स को हमने और अच्छे से डिस्कस किया था। वर्च्यू और वाइस में क्या अंतर है, इसके बारे में भी देखा था। एंड साथ ही साथ जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है कि ये जो एथिकल वैल्यूज हैं, जैसा कि आपको पता है मोस्टली ये आपके एक्सटर्नल एजेंट से आती हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल एजेंट, तो इसका मतलब रिलीजन से आप एथिकल वैल्यूज निकाल सकते हो। आपके कल्चर, जिस कल्चर में आप रहते हो उसमें भी एथिकल वैल्यूज होती है, वहां से भी आप ग्रैस्प करते हो। या फिर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, एंड लॉ, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इन सब जगहों से भी एथिकल प्रिंसिपल्स निकलती हैं। और ये भी पता है कि जो एथिकल वैल्यूज हैं वो डिफर कर सकती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, एंड नेशन टू नेशन एज वेल। एंड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। एंड साथ ही साथ ये भी देखा था कि चैलेंजेस क्या है एथिक्स को, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आती हैं जब हम एथिकल वैल्यूज या प्रिंसिपल को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एथिकल हो लेकिन दूसरा सामने वाला एथिकल नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जो एथिकल प्रिंसिपल्स है कभी कभी डगमगा जाती है ना। तो ये सिचुएशन एथिक्स का एग्जाम्पल है। मोरल रिलेटिविज्म, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, मोरल सब्जेक्टिविज्म, इन सब के बारे में एक एक बातें हमने अच्छे से डिस्कस किया था। एंड एथिकल इगोइज्म के बारे में भी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई साहब, एक नदी है और उसमें कोई इंडस्ट्री कूड़े करकट फेंक रही है, तो वो तो उसके इंटरेस्ट में है, बेनिफिट में है कि वो अपना जो डिस्पोजल है वो करे। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं, जो विलेज है, जो उन नदी पर निर्भर करते हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट में तो नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का जो इंटरेस्ट है वो टक्कर खा जाता है ना। तो इम्पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलती है एथिकल इगोइज्म में। ये सब भी हमने डिस्कस किया था, है ना। एथिकल इगोइज्म का मतलब क्या, अपने आप के हैप्पीनेस को हम मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं और दूसरे के हैप्पीनेस को हम मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं साथ ही साथ। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ डिटर्मिनिज्म, आपको पता है डिटर्मिनिज्म मतलब क्या, कि हम अपने आप से कुछ नहीं करते, देयर इज नो फ्री विल, ऊपर वाला है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। यानी कि अगर कहा जाए तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो या पूरी दुनिया कर रही है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे आप गॉड मान लो, नेचर मान लो, किसी को भी मान सकते हो, उन पर हम बेसिकली आश्रित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिटर्मिनिज्म में मैन कैन नॉट बी मोरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। तो ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ डिटर्मिनिज्म के बारे में भी जाना। आज हम एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल्स प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में देखेंगे। अब कोई ह्यूमन है, आप हो, हम हैं, कोई भी है, आपको पता है कि एक तो वो प्राइवेट रिलेशनशिप रखता है और दूसरा वो पब्लिक रिलेशनशिप रखता है। पब्लिक रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो आप रोजगार पर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, तो लोगों से इंटरेक्ट करते हो, या फिर कोई कंपनी में काम करते हो, तो जहां आप पब्लिक से डील करते हो वो हो गया आपका पब्लिक रिलेशनशिप। लेकिन जो आपके प्राइवेट रिलेशनशिप हैं, जैसे फैमिली हो गई, नेबर्स हो गया, एंड आपके बच्चे हो गए, या फिर माता पिता कह लो, इन सब से जब आप डील करते हो, कोई डिलेमा आता है, तो यहाँ पर भी उन डिलेमा को सॉल्व करने के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स काम आती हैं। इवन इन पब्लिक रिलेशंस, जब ऑफिसर आप बन जाओगे तो बहुत सारे डिलेमा देखने को मिलती हैं, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए जो एथिकल प्रिंसिपल्स है वो काम आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम एथिकल प्रिंसिपल्स प्राइवेट रिलेशनशिप में देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम एथिक्स या एथिकल वैल्यूज का इस्तेमाल, उसका यूज
प्राइवेट रिलेशनशिप को डील करने के लिए, प्राइवेट रिलेशनशिप के इथिकल इश्यूज डिलेमाज को सॉल्व करने के लिए अपनाते हैं, तो उसको हम एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। यानी कि इट रिफर्स टू द एथिकल वैल्यूज दैट ए पर्सन फॉलोज in his or her personal life while dealing with the relations with the family, friendship, anyone which is their personal relationship. And अगर हम बात करें जो आपके ethical values प्राइवेट रिलेशनशिप में, तो इसका कोई फॉर्मल या फिर मोरल एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। भारत के ही केस में ले लो, 135 करोड़ देशवासी और उनके अपने अपने प्राइवेट रिलेशनशिप अपनी एथिकल वैल्यूज के अनुसार गवर्न होती है। आपने कभी पढ़ा है कि भाई साहब ये लो फ्रेंडशिप के लिए ये एथिकल वैल्यूज है, आप इसको अपना, वो तो आपके अंदर से निकलती हैं कि आप किस प्रकार की एथिकल वैल्यू, कितनी एथिकल वैल्यूज अपने अंदर निहित करते हो, है ना। तो दे आर इनफॉर्मल इन नेचर एंड ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन आप किसी कंपनी में जाते हो, पब्लिक मैटर्स को डील करते हो, तो वहां पर आपकी मनमानी तो नहीं चलेंगे। सर्टेन जो ऑफिस के नियम और कानून है, उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा डिमार्केशन एथिक्स इन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। लेकिन जो आप प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिकल वैल्यूज को अपनाते हो, वही आप पब्लिक में भी अपनाते हो। जनरली दोनों सिमिलर ही रहती हैं। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की जो प्राइवेट रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तभी जाके ये जो बॉन्ड है रिलेशनशिप का वो मजबूत होगा। एक तो आपका केयर, है ना, यानी कि दूसरों की केयर करना। केयरिंग यानी कि अगर कोई समस्या में है तो उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद करना, चिंता करना दूसरों की, दूसरों के प्रति लव। अब जैसे अपने माता पिता के प्रति आप प्रेम करते हो, लव करते हो, तभी तो जो उनके सपने हैं वो आप फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हो, है ना, मोटिवेटेड होते रहते हो, है ना। तो ये सब हुआ केयर का एग्जाम्पल। और केयर करने से रिलेशनशिप आपको भी पता है मजबूत होती है। एंड अगर हम केयर करते हैं दूसरों की तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एम्पैथी, है ना, जिसको हम कहते हैं आंतरिक भावना, मोह, ये सब आपका डेवलप होता है। और एम्पैथी यानी कि दूसरों के प्रति जो आपका रेस्पेक्ट है ना, वो बढ़ता है। और इतना ही नहीं, बॉन्डिंग जो है, सोशल बॉन्डिंग जिसको हम कहेंगे, वो भी स्ट्रेंथन होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आप समझ लो इस पॉइंट को, द केयर मेक्स अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता आपकी केयर करते हैं तो वो आपके लिए अच्छे खाना, अच्छे कपड़े एंड पैसे आपको भेजते हैं, है ना। एलोंग विथ वॉट, जब आप केयर करते हो तो भी अपने माता पिता के लिए कुछ बनने की इच्छा रखते हो, कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हो। दैट्स वाई केयर मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु केयर्स यू। तो ये बातें निकल कर आई। दूसरा है आपका ट्रस्ट। तो फैमिली रिलेशनशिप हो या फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट हर जगह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टू मेक द रिलेशन प्रोस्पेरस, गुड एंड पीसफुल। एंड आपको ही पता है, आप जो प्रिपेयर करते हो उस प्रिपरेशन जर्नी में जब तक आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो फिर आपको प्रिपरेशन के दौरान मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार से किसी भी रिलेशनशिप को आप डील करते हो, पब्लिक या प्राइवेट, तो ट्रस्ट होना जरूरी है, ट्रस्ट इस्टेब्लिशमेंट जरूरी है। बिकॉज अगर आप कोई हार्डेस्ट टाइम महसूस करते हो, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में कभी दिक्कतें आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो उन सब मुसीबत में आपका न धन काम देता है, न दौलत काम देती है, न गाड़ी, न बंगला। उस समय आपको काम देता है आपका ट्रस्ट, है ना। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ क्यों बार बार कहा जाता है, अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। बिकॉज ट्रस्ट है जो आपको आगे बढ़ाएगा, ट्रस्ट है जो आपको अपनी मुसीबत से बाहर निकालेगा। एंड विदाउट ट्रस्ट यू कैन नॉट सस्टेन योर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई हाल फिलहाल में शादी किया, अब ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है रिलेशनशिप पर। अब पता चल रहा है कि पति पत्नी को धोखा दे रही है और पत्नी को लग रहा है कि पति धोखा दे रहा है, तो फिर इस धोखे के चक्कर में
डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर लंबे समय तक रिलेशनशिप नहीं सस्टेन रहती है। एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इज वन ऑफ द रीजन कि रिलेशनशिप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सारा खेल ट्रस्ट का ही है ना। लेकिन हाँ, ट्रस्ट के जगह पर अगर हम म्यूचुअल ट्रस्ट जोड़ दें तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि दोनों तरफ से ट्रस्ट होना ज़रूरी है ना। तो ये बात है। तीसरा है आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट। म्यूचुअल रेस्पेक्ट यानी कि एक दूसरे को आदर करना। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा रेस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। एंड अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं तो हमें भी बदले में रेस्पेक्ट मिलता है एंड इट मेक्स द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो व्यक्ति होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा एंड आप भी उसको रिस्पेक्ट दोगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट इज योर टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। अब जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, जिस सोसाइटी में वेरियस रिलीजन कल्चर है, इवन फैमिली में भी डाइवर्सिटी है, और वैसे भी आपको पता है हर व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट होता है, हर व्यक्ति का अपना आइडियोलॉजी होता है। तो डाइवर्सिटी इज द रूल ऑफ नेचर। चाहे ह्यूमन में बात करो और चाहे वो आपका इकोसिस्टम में बात करो, कहीं पर भी बात करो, एंड उस डाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए टॉलरेंस इज ऑल्सो द रूल ऑफ द नेचर। तो टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की अगर 50 प्रकार की आइडियोलॉजी है तो हाँ, हम उस 50 प्रकार की आइडियोलॉजी को हम जगह देंगे, है ना। एंड दूसरे के वैल्यूज को, दूसरे के डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करेंगे, तभी जाके हम एक फेयर डिसीजन एंड फेयर जस्टिस फैमिली के प्रति या फिर पब्लिक के प्रति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, आप एक ऑफिसर हो, कोई व्यक्ति है जो आपकी विचारधारा के अनुसार उस व्यक्ति का नेचर नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है प्रेजुडाइज आ जाए, आप उसके प्रति अच्छा व्यवहार ना करो। लेकिन अगर आपको पता है नियम के बारे में कि टॉलरेंस इज द रूल ऑफ द नेचर, तो अगर उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो मेरी भी तो आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमें उसकी आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है हम उसे करेंगे एंड दैट्स व्हाई देयर शुड बी टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। इवन इंडिया जो है वो आपका टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस पर ही टिका हुआ है, बिकॉज देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी, देयर इज ह्यूज ट्राइबल, देयर इज ह्यूज कल्चर, देयर इज ह्यूज लैंग्वेज, एंड विदाउट द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस विद इन इंडियन इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि हम लोग शांतिपूर्वक रह सकेंगे। तो टॉलरेंस के कारण पीस, स्टेबिलिटी नेशन में, सोसाइटी में, पीपल में, हाउस होल्ड में हर जगह आती हैं। तो बीइंग टॉलरेंट रिमूव्स वंस सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको मोर ब्रॉडर एंड मोर इनर पीस मिलेगा। अब एक बात और आप समझ लो कि जब आप टॉलरेट करते हो किसी चीज़ों को, तो इसका मतलब क्या, आप अपने अंदर डाइवर्सिटी आने की अनुमति दे रहे हो, और जब आप अपने अंदर डाइवर्सिटी आने की अनुमति दे रहे हो तो आप खिलोगे, आप बेसिकली दूसरों के बातों को समझोगे आसानी से और उनकी आप मदद भी कर सकोगे। अगर आप अपने अंदर कोई डाइवर्सिटी अलाउ ही नहीं करते हो तो ये सिर्फ आपकी अपनी बनाई विचारधारा होगी और दूसरे की विचारधारा आपको समझ में नहीं आएगी। तो यू विल नॉट एबल टू थिंक ब्रॉडली, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, है ना। कि जैसे हम भी कहते हैं कि जब भी आंसर राइटिंग हो तो उसमें डायमेंशन ऐड होना चाहिए। तो डायमेंशन तभी ऐड होंगी जब आप बहुत सारे जो इवेंट्स हैं हो रहे हैं देश में उसको आप नोटिस करते हो, तभी तो एग्जाम्पल लिख सकोगे, तभी तो आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होती। उसी प्रकार से वही है आपका कि आप अपने अंदर अलाउ करते हो डाइवर्सिटी को निहित करने में, तो आप भी खिलते हो। एंड फिर देख सकते हो इंडिया हैविंग द मल्टीपल रिलीजन्स, कल्चर, आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, वो मस्ट हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, सो दैट कन्फ्लिक्ट कम हो और सोसाइटी, देश, इन सब में हार्मोनी स्टेब्लिश्ड हो। एंड एथिक्स जो प्राइवेट रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं वो डायरेक्टेड होती है किससे, हमारी इंडिविजुअल वर्च्यू से। हमने अपने अंदर जो वर्च्यू बिठा रखा है उस आधार पर जो प्राइवेट रिलेशनशिप डील की जाती हैं, अलॉन्ग विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो हम लोग सीखते हैं अपने रिलीजन से
एंड वेरियस फिलोसोफर से, रिलीजन से, सोशल नॉर्म्स से भी हम लोग वर्च्यूज को अपने अंदर डालते हैं। इवन लॉ ऑफ लैंड है ना, जैसे लॉ ऑफ लैंड का एग्जांपल ले ले। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एनी पर्सन इज इक्वल इन द नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट के केयर में इक्वल है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये पता है। और ये जब आपको पता है तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, है ना। तो ये आपको मदद करेगा आपके एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने में आपके अंदर। तो लॉ ऑफ लैंड हो, सोशल नॉर्म्स हो, रिलीजन हो, ह्यूमन वैल्यूज हो, इंडिविजुअल वर्च्यूज, ये सब जो डायमेंशन है वो आपके प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिकल डिलेमाज को सॉल्व करने में मदद करते हैं, है ना। इवन ये पब्लिक रिलेशनशिप में भी आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बात हमने कर ली, अब डिस्कस करते हैं कि आखिरकार प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिकल वैल्यूज का होना क्यों जरूरी है। ये आप भी आसानी से जानते हो कि जरूरी है ना। अगर आप अपने अंदर एथिकल वैल्यूज रखते हो तो इससे आपकी ही जीवन में ऊंचाइयां आएंगी, आपका जो लेवल ऑफ पीस है वो बढ़ेगा। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि लेवल ऑफ पीस उनके लाइफ में बढ़े और वो शांति महसूस करे, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। अब कोई पब्लिक रिलेशनशिप है जहां पर झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं, कोई एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो काहे का पीस भाई साहब, है ना। तो पीस तो नहीं रहेंगी, साथ ही साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। That's why there is importance of ethics in private relationship। पहली बात तो it leads to living a good life। तो इंडिविजुअल्स जो होंगे वो स्मूथली डिफिकल्ट टाइम्स में हैंडल कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, एंड कैन लीड ए गुड लाइफ एज वेल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि राइट डिसीजन मेकिंग में काम आता है। कोई अनएथिकल वैल्यूज वाला व्यक्ति है जिनके अंदर एथिक्स नाम का कोई भी चिड़िया नहीं मौजूद है, तो बुरे वक्त में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। एंड जब बुरे वक्त में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो समस्या और खराब हो जाती है। लेकिन अगर कोई एथिकल वैल्यूज है, उसको पता है कि सही क्या हो सकती है, गलत क्या हो सकती है, तो शांतिपूर्ण से वो डिसीजन लेगा एंड हम सही सोच सकेंगे। एंड खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में सही डिसीजन क्या होगा वो ले सकता है। तो यस, इट हेल्प्स इन राइट डिसीजन मेकिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब अपने अंदर एथिकल वैल्यूज को आप इनकलकेट करते हो तो आपके कैरेक्टर में निखार आता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है आपका। बिकॉज आप अगर गुड वैल्यूज रखते हो तो ये गुड वैल्यूज हर जगह तारीफ काबिल होती हैं, हर जगह जो इसकी दरकार है इसकी महसूस होती है। आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस में ऑनेस्टी रखोगे तो आपकी एक अलग पहचान होती है, आपकी इंटीग्रिटी कभी नहीं टूटती, आप इक्वलिटी प्रमोट करते हो एंड इससे आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। एंड एथिकल लेसन्स फॉर चिल्ड्रन कहा जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसा आपका कैरेक्टर रहेगा, जैसा आपका बिहेवियर रहेगा, वही कैरेक्टर बिहेवियर उस फैमिली के बच्चे पर पड़ता है। अगर कोई पेरेंट्स या पिता या फिर भाई कोई भी हो अपनी बहन के साथ अच्छे रिलेशंस या फिर यूं कह सकते हो उसको इन्फीरियर अगर ट्रीट करता है तो वो बच्चा भी वही सीखेगा, वही ग्रैस्प करेगा। दैट्स व्हाई एथिकल लेसन्स अगर आपको चिल्ड्रन को इनकलकेट करवाना है तो आपको रटवाना नहीं पड़ता, आप अपनी जो हाउस होल्ड के एनवायरनमेंट है उसको बदलने की जरूरत होती है। वहां पर इक्वल रिस्पेक्ट, वहां पर इक्वलिटी, ये सब की जो विचारधारा है वो पनपने की जरूरत है, तभी जाके वो बच्चा लर्न कर पाएगा। रटने या फिर यूं कह सकते हो कि हम उसको भर भर के बोलेंगे कि भाई साहब एकदम सही बिहेवियर करना है, आपको रेस्पेक्ट देना है सबको, जब तक आप खुद दोगे नहीं वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना। अगर आप अच्छे बिहेवियर करते हो तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब खराब बिहेवियर होता क्या है। जब आप अच्छे ही बिहेवियर करोगे तो उसको खराब बिहेवियर के बारे में ही पता नहीं चलेगा, और जब वो खराब बिहेवियर के बारे में उसे पता ही नहीं चलेगा तो फिर
बाकायदे उसको अच्छा बिहेवियर सीखना ही पड़ता है। तो यही रूल ऑफ लॉ है, यही रूल ऑफ नेचर है अगर हम कहें तो। यही सोसाइटी में, हाउस होल्ड में जो लर्निंग है बच्चों की, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने की परंपरा है बच्चों की, वो विकसित कराने में मदद करता है। तो एथिकल रिलेशंस फॉर चिल्ड्रन, यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई पति पत्नी है, दिन भर लड़ते झगड़ते रहती है, तो उसका बच्चा पीसफुल कैसे होगा, उसका बच्चा एजुकेशन पर कैसे फोकस करेगा। तो यही बात यहां से निकल कर आती है। एथिकल लिविंग इन प्राइवेट रिलेशंस स्पेशली विद इन होम इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। एंड ये बात आप याद रखना कि जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं वो एज ए फर्स्ट लेसन ऑफ एथिक्स का काम करते हैं बच्चों के लिए। यानी कि अगर बच्चों को एथिकल वैल्यू सीखनी है तो सबसे पहले कहाँ से सीखेंगे? अपने घर से सीखेंगे, अपने माता पिता, अपने फैमिली से सीखेंगे। एंड अगर हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो वो भी अच्छा सीखेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि आपका एक्सेप्टेंस होगा पब्लिक लाइफ में। कैसे? आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आपके अंदर इक्वलिटी है। तो यही सब पर्सन्स की तो रिक्वायरमेंट है ना। और फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम को आप ले लो, या फिर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिसे आप जानते हो, उसको एक्सेप्ट पब्लिक लाइफ में क्यों किया जाता है? उसके सही व्यवहार के कारण, उसका जो इथिकल कैरेक्टर है, उसकी इंटीग्रिटी है, उनके कारण। तो अगर हम ये सब वैल्यू इनकलकेट करते हैं अपने अंदर तो पब्लिक लाइफ में भी एक्सेप्टेंस होगा, जनता आपको सराहेगी, आपके कार्य को सराहेगी एंड आपको भी अच्छा लगेगा। तो एथिक्स इन पर्सनल रिलेशनशिप मेक्स ए पर्सनैलिटी मोर एक्सेप्टेबल इन पब्लिक लाइफ। सिंपल एग्जांपल है, आप पब्लिक में जाओ, लड़ झगड़ के आओ, और आप पब्लिक में जाओ किसी को मदद करके आओ, तो सोसाइटी किसको एक्सेप्ट करेगा? कौन से व्यक्ति को एक्सेप्ट करेगा? आप ही बताओ एग्जांपल के तौर पर। तो ये हमने एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप देखा। अब बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप मतलब आप किसी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हो, या फिर कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हो, पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी एथिक्स की जरूरत होती है। और क्यों जरूरत होती है वो भी हम देखेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी देखेंगे। तो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें वो एथिकल वैल्यूज या मोरल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जो इंडिविजुअल के द्वारा फॉलो किए जाएंगे जब भी वो इंटरेक्शन करेंगे पब्लिक के साथ, या फिर बिजनेस डीलिंग करेंगे, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब वो होंगे, है ना। एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जब आप वर्क कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। एक जब आप पर्सनल रिलेशनशिप निभाते हो, जब आप प्राइवेट रिलेशनशिप फॉलो करते हो, जब आप घर आते हो तो वो जनरली आपका प्राइवेट रिलेशनशिप ही होता है। जब आप वर्क पर हो तो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं, आप अपने कस्टमर से डील करने की बात हो या फिर पब्लिक से डील करने की बात हो। तो जो एथिक्स है पब्लिक रिलेशनशिप में, इट इज गवर्न्ड बाय पावर। एंड कोर वैल्यूज क्या होंगी? तो कोर वैल्यूज में ऑनेस्टी होगा, एडवोकेसी होगा। एडवोकेसी कहने का मतलब किसी को बढ़ावा देने की बात हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पोटेंशियल रखता है कुछ बनने की, तो उसको बढ़ावा दी जानी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, आईएएस वाले टीचर्स, जो आपको बढ़ावा देते हैं, आपकी सराहना करते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्वालिटी उनके अंदर रहती है। एडवोकेसी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेसनेस का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हो तो वो आपका सेल्फलेसनेस हो गया। एक्सपर्टीज हो गई, ओपननेस हो गया, अकाउंटेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फेयरनेस हो गया। ये सब कुछ नेसेसरी एथिकल वैल्यूज हैं जो गाइड करते हैं ह्यूमन एक्शन को इन द पब्लिक लाइफ। एंड ये सब के सब वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ओपननेस, एक्सपर्टीज, ये सब जो व्यक्ति के इंटीग्रिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। एंड कोई भी फ्रेमवर्क एथिकल बिहेवियर का अगर तैयार किया जाए, है ना, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये याद रखना है कि अगर कोई फ्रेमवर्क
कोई कानून, कोई रूल्स, ये सब अगर तैयार किए जाते हैं जो एथिकल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन को गवर्न करेंगे, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि एथिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस को कोडिफाई करो, सो दैट जो कंसर्न्ड व्यक्ति है या फिर ऑफिसर है उस डेडिकेटेड इथिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस को पढ़े और उसको एक्ट करे। अब जहां पर कोडिफिकेशन नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब को क्या फॉलो करनी है, क्या फॉलो नहीं करनी। जनरली कंपनी में क्या होता है, आपके अच्छे अच्छे कंपनी में अगर देखोगे तो ये जो एथिकल नॉर्म्स है वो कोडिफाइड रहते हैं, इनको पालन करना पड़ता है ना। आप प्राइवेट बैंक में जाकर देखो कि आपके साथ बिहेवियर कितना अच्छे से होगा, तो उन सबको सिखाया जाता है, अदरवाइज उन पर एक्शन लिया जा सकता है। एंड साथ ही साथ टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल गेन। तो अगर कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको भी आप डिक्लेयर कर दो, सो दैट भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन द प्राइवेट इंटरेस्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जज हो और आप डिसीजन दे रहे हो, है ना, और वो जो गुनहगार है आपका कोई रिलेशन में, एंड तो वहां पर पर्सनल रिलेशन अटैच हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जस्टिस हो तो आप साफ साफ बता दो पर्सनल इंटरेस्ट अगर कोई आपको नजर आती है, सो दैट जो डिसीजन है वो जस्ट हो। तो ये बात निकल कर आती है। एंड क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग द रेलिवेंट कोड, वही मैंने आपको बताया कि हमने कोड तो क्रिएट कर दिया, कोडिफाई कर दिया, लेकिन मैकेनिज्म तो हो इसको इन्फोर्स करने का। एंड प्रोवाइडिंग नॉर्म्स फॉर क्वालिफाइंग एंड डिस्क्वालिफाइंग ए पब्लिक फंक्शनरी फ्रॉम ऑफिस, कि अगर कोई ऑफिसर को डिस्क्वालीफाई करना है ना, या फिर उसको आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अपने ऑफिस में, तो क्या नॉर्म्स होने चाहिए, है ना, एथिकल स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आप प्रोवाइड करो अपने फ्रेमवर्क में। तो वही मैंने 4 फ्रेमवर्क डिस्कस किया। एनी फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल बिहेवियर मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और ये हमने देखा कोडिफाइंग द एथिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इंटरेस्ट to avoid the conflict, creating a mechanism for enforcing the relevant codes, providing norms for qualifying and disqualifying a public functionary from the office। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सर एम विश्वेश्वरैया की। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको यूज करना ही है कि कैसे इन्होंने पब्लिक लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट किया, है ना, कि जहां पर जरूरत पड़ी इन्होंने अपने आप को, अपने इथिकल वैल्यूज को सुप्रीम रखा। कभी भी अगर इथिकल डिलेमा आया तो इनके सामने, तो देख सकते हो अगर हम सर एम विश्वेश्वरैया के एग्जाम्पल को देखें तो बेसिकली इनको मैसूर के दीवान के रूप में पद मिलने वाला था। तो इन्होंने उस पद को एक्सेप्ट करने से पहले सारे रिलेटिव्स को इन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया कि आओ हम लोग सब मिलके खाना खाते हैं। उस डिनर के दौरान इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब हम तभी इस प्रेस्टिजियस ऑफिस को एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमको भरोसा दिलाओगे, आप सब हमको भरोसा दिलाओगे कि आप लोग हमसे कोई फेवर नहीं मांगोगे, है ना। बिकॉज जब हम ऑफिस पर होंगे, जब हम इस प्रेस्टिजियस ऑफिस को निभाएंगे तो हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं बल्कि हम पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, एंड पब्लिक रिलेशन में कोई फेवर नहीं होनी चाहिए। दिस इज द एथिकल प्रिंसिपल दैट शुड बी अडॉप्टेड इन द पब्लिक डीलिंग्स, या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिस की अगर बात कर लो, है ना। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया था। लेकिन आज के समय में देख सकते हो सच थिंग्स आर अनहियर्ड, नेपोटिज्म एंड ये सब चीजें निकल कर आती हैं। एंड इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 कैंडल्स का इस्तेमाल किया करते थे जब भी इनको कोई वर्क करना होता था। एक तो अगर इनको अपना प्राइवेट वर्क करना हो, कुछ भी प्राइवेट वर्क, चाहे वो रीडिंग हो कुछ भी हो, तो वो अपने पैसे से कैंडल को खरीदते थे। एंड दूसरा, अगर उनको ऑफिशियल वर्क करना हो तो वो गवर्नमेंट के पैसे से खरीदते थे। तो दिखा रहा है कि इवन फाइनेंशियल लेवल पर भी ये अपने आप को अपने बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट मनी का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, है ना। तो ऐसे जो केस हैं, ऐसे जो पर्सनैलिटीज हैं आजकल कम दिखते हैं, और
अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे आगे बहुत सारे पर्सनैलिटीज को, अगर आप जानते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में 2-3 नाम बताओ, जो हमारे देखने वाले व्यक्ति हैं वो सब उसे केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री का। आपको भी पता है लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश में फेमिन जैसी स्थितियां आई थी तो इन्होंने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की पद संभाली थी और उस समय उन्होंने आह्वान किया था कि जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग एक दिन का उपवास रख सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था, है ना। और लोगों ने भी माना था बिकॉज इनकी वर्च्यू काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा मजबूत थी। एंड जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनकी कहानी सुनो आप, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये टेक्सटाइल मिल विजिट करते हैं एंड वहां पर जो ऑनर है उस टेक्सटाइल मिल का, उन्होंने एक्सपेंसिव साड़ी का गिफ्ट देने का प्रयास किया था। शास्त्री जी ने बोला भाई साहब हम गिफ्ट तो नहीं लेंगे लेकिन हम खरीदेंगे, साथ ही साथ हम वही साड़ी खरीदेंगे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप समझने की कोशिश करो, प्राइम मिनिस्टर का पद है और तब भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने ये बोला कि भाई साहब जितना मेरे पास पैसा होगा, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं वही साड़ी हम खरीदेंगे। एंड साथ ही साथ एक अपने बेटे के प्रमोशन की भी बात सामने आई थी तो उसने उस रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को ये सेपरेटली डील करते थे। भले ही बेटा है लेकिन घर पर है, जब ये पब्लिक ऑफिस पर है तो सब इनके लिए समान है। तो ये संदेश यहाँ से निकल कर आता है। और इतना ही नहीं, जब शास्त्री जी एक समय रेलवे मिनिस्टर थे तो एक अरियलूर ट्रेन एक्सीडेंट 1956 में हुआ था और इस ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जानें चली गई थी और इन्होंने मॉरली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई साहब इसके जिम्मेदार हम हैं, ये हमारी गलती के कारण हुआ। और उन्होंने रिजिग्नेशन टेंडर किया था टू द पीएम, तो जवाहरलाल नेहरू समय पीएम थे बेसिकली। तो आप समझ सकते हो ऐसी पर्सनैलिटी। एंड वैसे अगर एक पॉलिटी की खास बात आपको बताएं तो अगर कुछ इस प्रकार की घटना होती है जहां पर काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, यानी कि उनके ऊपर लीगली कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। अगर उनकी मिनिस्ट्री से अगर कुछ गलती हुई तो जो मिनिस्टर हो जिम्मेदार ठहराया जाता है। हमारे यहाँ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है कि अगर आपके अंदर नैतिकता भरी पड़ी है तो आप जो है रिजाइन दे सकते हो, माफी मांग सकते हो। तो ये सब बातें हमारे अंदर चलती है। नेक्स्ट इज योर नोलन कमिटी, जिन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे पब्लिक लाइफ में। यानी कि जब भी आप पब्लिक लाइफ में डील करते, जब भी आप पब्लिक गैदरिंग्स या फिर पब्लिक मैटर्स के रिलेटेड आप डीलिंग्स कर रहे हो तो इन 7 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये जो कमिटी है ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, ये यूके में बनाई गई थी, इसी को नोलन कमिटी कहा जाता है। तो नोलन कमिटी वाज अ कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ जो यूके में बनाई गई थी और इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स पब्लिक लाइफ के बताए थे। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। एक है आपका सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस होनी जरूरी है। विदाउट सेल्फलेसनेस आपके पर्सनल इंटरेस्ट अटैच्ड रहेंगे, आपके प्रेजुडिसेस अटैच्ड रहेंगे, आपकी आइडियोलॉजी आपके साथ अटैच्ड रहेंगी, तो आप जस्ट डिसीजन नहीं दे सकोगे किसी पब्लिक मैटर के ऊपर। तो दैट्स वाई सेल्फलेसनेस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल जो बताई गई थी नोलन कमिटी में। तो कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है वो डिसीजन ले, लेकिन उस डिसीजन को लेते वक्त ये बातें एक मात्र ध्यान में रखें कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं। तो जो भी डिसीजन पब्लिक लाइफ में ली जाएगी वो इंश्योर करे ऑफिसर कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, है ना। उस
डिसीजन से ये ना हो कि अपने लिए वो फाइनेंशियल या फिर अदर मटेरियल बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कराना हो तो आजकल ये देखने को मिलती है, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि अगर बैंकिंग का काम कराने जाओ या कुछ भी गवर्नमेंट का काम कराने जाओ तो कुछ ऊपर से पैसे मांगे जाते हैं, तो वहां पर भी ऐसी मैटर निकल कर आई थी, है ना। तो ये आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, ठीक है। तो और इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डील करना जब बहुत ही जरूरी है। देख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल लिया जाता है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन देश के सुधार के लिए डेडिकेट किया। एंड इतना ही नहीं, इन्होंने कभी भी छुट्टियां नहीं ली जब तक वो पीएम रहे। एंड जब ये इनका स्वर्गवास हुआ तो इनके पास सिर्फ कुछ रुपये थे, कुछ लोन होगा एंड बहुत ही कम चीजें इनके पास थी, बिकॉज इन्होंने अपना जीवन पूरा देश के समर्थन के लिए, देश के विकास के लिए कार्य किया, है ना। इन्होंने कभी अपनी इंटीग्रिटी को टूटने नहीं दिया। इन्होंने कभी भी मटेरियल बेनिफिट्स के लिए काम नहीं किया, देश की सेवा इनके लिए प्रधान थी। एंड इसीलिए ये आज जो लोगों के बीच है, जनता के बीच है, प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर के रूप में निकल कर आते हैं। एंड इन्होंने हमेशा नेशन फर्स्ट थ्योरी में विश्वास रखा। एंड जब तक उन्होंने विश्वास रखा, जब तक ये चले ना गए, मतलब ये कहने का मतलब कि नेशन फर्स्ट वाज हिज प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी है ना। एंड दूसरा जो होना चाहिए वो है आपका इंटीग्रिटी। तो जो होल्डर्स हैं पब्लिक ऑफिस के, वो अपने आप को किसी फाइनेंशियल या अदर ऑब्लिगेशन के साथ अटैच ना कर दे किसी दूसरे इंडिविजुअल से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो आउटसाइड इंडिविजुअल्स होंगे या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ये सब हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करे पैसे के माध्यम से या पावर के माध्यम से या कुछ भी के माध्यम से, लेकिन आपको इंटीग्रेटेड रहना है। आपको अपनी इंटीग्रिटी नहीं तोड़नी है किसी भी सिचुएशन में। आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है आपको वही करनी है। तो यहां से ये निकलता है कि, और हालांकि आपको भी पता है ये ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं जब कोई व्यक्ति ऑफिशियल के रूप में पदस्थ रहता है। एग्जाम्पल भी है आपका लेटेस्ट, देख सकते हैं यू शग्गयम, ये सिविल सर्वेंट थे तमिलनाडु के, सिविल सर्वेंट है तमिलनाडु के। एंड इनको 20 बार ट्रांसफर किया गया 20 सालों में। आप समझ सकते हो ऑन एवरेज एक साल में एक बार ट्रांसफर अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है ना कि किस प्रकार से इनके ऊपर कोई प्रेशर होगा कि आप मेरा काम करवा दो, नहीं तो फिर आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ट्रांसफर झेलने पड़ेंगे। तो वही हुआ। तो डिस्पाइट इन्होंने ट्रांसफर एज ए कैरेक्टर अपने अंदर इंक्लूड किया और ट्रांसफर से फिर इनको दिक्कत नहीं, कर दो, कितना बार ट्रांसफर करोगे आप, 20 साल में 20 बार, कोई दिक्कत नहीं। एंड इन्होंने करप्शन के खिलाफ फाइट किया जहां पर ही इन्होंने गए। एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अपनी एसेट को पब्लिक किया, है ना। तो ये ऑफिसर्स के आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। एंड तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आपकी जो ड्यूटी है, आपको संविधान ने या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वहां सबसे जो भी आपको ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी पर फोकस्ड रहे, है ना। सब्जेक्टिविटी में नहीं जाए। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हो, है ना, तो वो नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ है तो लॉ में सब्जेक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ऑब्जेक्टिविटी इसलिए कि कभी कंफ्लिक्ट ना क्रिएट हो, उसी प्रकार से आपके अंदर द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, क्लियर फोकस रहना चाहिए कि हाँ हमारी ये ड्यूटी है तो हम यही करेंगे, इसके अलावा नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी में आप देख सकते हो इन कैरिंग आउट द पब्लिक बिजनेसेस, चाहे वो पब्लिक अकाउंटमेंट्स आप करते हो या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो या फिर किसी रिकमेंड करते हो इंडिविजुअल्स को रिवार्ड या बेनिफिट के लिए, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए। वहां पर आपके पर्सनल इंटरेस्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एंड होल्डर्स जो है पब्लिक ऑफिस के, वो चॉइसेस अगर कोई ले, डिसीजन अगर ले तो मेरिट के आधार पर हो, है ना। एग्जाम्पल भी दी जाती है जैसे साम मन के शौ, ये एक एग्जाम्पल है। वैसे आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इस टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लो, आप कहीं से भी एग्जाम्पल आपने अगर रियल लाइफ में देखे तो इन सब के एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो सैम मैंकेसाउ है, ये जब 1971
विक्ट्री हुई अगेंस्ट द पाकिस्तान, जो इंडो पाक वॉर हुआ था, अभी 50th एनिवर्सरी मनाई भी जा रही है, आपको पता है विजय पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है। एंड तो ये जो है 1971 के विक्ट्री जो हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया की, तो उसके पीछे वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं। कैसे? तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि फिलहाल जो इंडियन आर्मी है हमारी वो रेडी नहीं है कि वॉर अप्रैल 1971 में किया जाए, इसलिए कुछ समय दिया जाए सो दैट हमारी आर्मी जो है वो पूर्ण रूपेण तैयार हो और तब जाके ये जो युद्ध है वो स्टार्ट हो। एंड और इन्होंने ये भी कहा था इंदिरा गांधी को कि हमारी ड्यूटी तो क्या है, जीतने की है, तो जीतने के लिए हमें आप कुछ समय दे दो, हम आपको जीत कर दिखाएंगे। और गांधी, ये जो इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने भी उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड मैनेक्साउ ने अल्टीमेटली उस बात पर भी कायम रहे और डिलीवर किया इंडियाज विक्ट्री। एंड आप देख सकते हो, इट इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द रिमार्केबल मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ऑफिस में तो होती ही है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आप अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हो, है ना। ये बातें आपको पता होगी, जब भी आप पब्लिक ड्यूटी करते हो और आपके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी आप डीलिंग करते हो, तो आपके डिसीजन के ही अनुसार हो रहे हैं। तो अगर डिसीजन में कुछ फॉल्ट आती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस दिस इज माय फॉल्ट, है ना। तो जो होल्डर्स हैं पब्लिक ऑफिस के, वो अकाउंटेबल हों अपने डिसीजन के लिए या फिर एक्शन के लिए जो भी वो पब्लिक के लिए करते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज आप अगर अकाउंटेबल हो जाते हो, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से अवगत हो जाते हो, तो गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड जस्टिस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जो होल्डर्स हैं पब्लिक ऑफिस के, वो अकाउंटेबल होने चाहिए अपने डिसीजन एंड अपने एक्शन के प्रति। एंड अगर कभी स्क्रूटिनी की बात आए तो उस स्क्रूटिनी में पूरी तरह से खड़े होकर डट कर मदद करनी चाहिए कि ले लो, कितनी परीक्षा लेनी है ले लो, जो भी स्क्रूटिनी आपको करना है। एग्जाम्पल के तौर पर भी कहा जाता है, जो रेलवे मिनिस्टर उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके बारे में हमने आपको बताया भी। और उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को रेजिग्नेशन सौंपने की बात कही थी, जब एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था महबूबनगर, यानी कि महबूबनगर आंध्र प्रदेश में अगस्त 1956 के दौरान, जब 112 लोग की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने पर लिया कि ये मेरी गलती है, बिकॉज हम रेलवे मिनिस्टर हो करके हमने इस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाया, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो इन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहा, लेकिन नेहरू जी ने वैसे परस्यूड किया था कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप रेजिग्नेशन मत दो। लेकिन क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम अपने डिसीजन के लिए खुद अकाउंटेबल होते हैं, है ना। यानी कि हम अगर कोई पद होल्ड कर रहे हैं और उस पद के अंतर्गत कुछ गलतियां हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होती है। तो ये इंडिकेट करता है बाय हिज एक्शन शास्त्री सेट ए हाई बेंचमार्क फॉर पब्लिक फंक्शनरीज टू बी एन अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो एक एग्जांपल देकर गए लाल बहादुर शास्त्री जी कि जब भी आप पब्लिक फंक्शनरीज के मैटर को डील कर रहे हो एंड जब भी आप पब्लिक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हो, तो आपको अकाउंटेबल अपने काम के प्रति खुद को ही होना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज योर ओपननेस। ओपननेस की बात करें तो इसमें क्या है कि जो भी होल्डर्स है पब्लिक ऑफिस के, वो ओपन रहे, यानी कि जो भी डिसीजन या एक्शन लेते हैं वो गुप्त तरीके से ना ले। कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जरूरी पब्लिक को, वो डिस्क्लोज किया जाए, और जाहिर सी बात है जो डिस्क्लोज न करने की बात हो तो वो भी डिस्क्लोज न किया जाए, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पर आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ये जो आरटीआई है, आरटीआई क्या है, ओपननेस को ही तो बढ़ावा देता है, ट्रांसपेरेंसी को ही तो बढ़ावा देता है, ठीक है। तो जो होल्डर्स हैं पब्लिक ऑफिस के, वो ओपन होने चाहिए एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजंस एंड एक्शंस दे टेक। एंड साथ ही साथ जो भी वो डिसीजन लेते हैं
तो उस डिसीजन के पीछे क्या रीजन रहा, लॉजिक रहा, वो भी बताएं। एंड सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपने पास छुपा कर या दबा कर रखे जब वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के भले में हो वो डिसीजन। एग्जाम्पल भी है, जैसे विनोद राय, इन्होंने बेसिकली ये सीएजी रहे हैं, पहले एक सीएजी, इन्होंने सीएजी के ऑफिस को पावरफुल ऑफिस के रूप में निखारा बिकॉज इन्होंने 2G स्कैम को अनर्थ करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। तो ये हमने ओपननेस के एग्जांपल देखे। नेक्स्ट मूव टू द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की अगर बात करें तो बार बार आप ऑनेस्टी पढ़ते ही हो। जो भी पब्लिक होल्डर्स हैं उनको ये ड्यूटी होती है कि अगर कोई प्राइवेट इंटरेस्ट आपका किसी इश्यू से लिंक्ड है तो आप इसको डिस्क्लोज कर दे, सो दैट जस्टिस में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई प्रिजुडाइसेस ना निखर कर आए, प्रिजुडाइसेस ना दिखे। बिकॉज जब भी ऑनेस्टी सरेंडर होती है तो आप मान के चलो प्रिजुडाइसेस निकल कर आती है, वो जो आपके डिसीजन है वो पब्लिक के फेवर में नहीं हो सकेंगी, ठीक है। एंड एग्जाम्पल भी है कि जो अशोक खेमका है वो क्रूसेडर ऑफ ऑनेस्टी के रूप में जाने जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी तो होनी ही चाहिए बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पब्लिक, तो यू शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटी। एंड जो होल्डर्स है पब्लिक ऑफिस के वो प्रमोट करे, सपोर्ट करे, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल है, यानी कि खुद में एक लीडरशिप का एग्जाम्पल बने कि हाँ हम मेरे अंदर ऑनेस्टी है या फिर ओपननेस है या फिर अकाउंटेबिलिटी भी हम लेने के लिए तैयार है। तो यही सब तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, अभी हमने जो डिस्कस किए हैं, वो सब इन प्रिंसिपल पर खुद तो अमल करे और सपोर्ट और प्रमोट करे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो इंदिरा गांधी ने सारे सजेशंस को रिमूव कर दिए थे बिकॉज ऊपर से सजेशन आया था कि वो जो सिख बॉडीगार्ड्स हैं, यानी कि आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी गार्ड थी वो सिख बॉडीगार्ड थे। तो बहुत सारे जो ऊपर से जो ऑफिसर्स थे या कंट्रोल रूम थे वो कह रहे थे कि सिख बॉडीगार्ड्स आप न रखो बिकॉज इससे आपके सिक्योरिटी पर नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन गांधी जी ने यानी कि इंदिरा गांधी जी ने इसे नहीं माना बिकॉज इनको लगा कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो बुरा संदेश देश में जाएगा कि हम जो है कॉमनल बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो डिस्पाइट कि सारे के सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अर्ज किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है इन दो बॉडीगार्ड्स को हटा ले अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया इस बात को बिकॉज इसके कारण कॉमनल डिवाइड हो सकती थी एंड पीस एंड स्टेबिलिटी जो है देश की वो डिस्टर्ब हो सकती थी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है लीडरशिप का कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। एंड हैंस ये जो हमने 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस की है वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हो, और ये सब प्रिंसिपल अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनकलकेट होती हैं तो पब्लिक ऑफिस में अच्छा करेगा ही करेगा। एंड डेफिनेटली जो ये सब इथिकल प्रिंसिपल्स है वो उनके प्राइवेट लाइफ को भी अच्छा और निखारने में मदद करता है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ कि एथिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक रिलेशनशिप में। तो अगर हम पहला सिग्निफिकेंस देखें तो ये मोरल कंपास की तरह काम करता है कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बिकॉज आप पब्लिक मैटर को डील करोगे तो हर व्यक्ति का विचारधारा एक समान तो होगा नहीं, तो हो सकता है आपके डिसीजन पर एक सेक्शन ऑफ पीपल समर्थन करे, दूसरा सेक्शन ऑफ पीपल समर्थन ना करे। तो ऐसे इश्यू में, ऐसे मैटर में आपको जो एथिकल नॉलेज प्राप्त हुई है, जो एथिकल अंडरस्टैंडिंग्स आपने की है वो मदद करेगा। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ मोरल कंपास टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड तभी जाके अपने एथिकल डिलेमाज या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप सॉल्व करने में अव्वल हासिल हो सकते हो। एंड दूसरा है कि इट रेस्पॉन्सिबल एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनल वैल्यूज हैं
जो भी आपने सीखी है वो आपके रिस्पॉन्सिबल एडवोकेशन कम्युनिकेशन में तब्दील होता है, यानी कि आपके बोल में, आपके जो बिहेवियर में ये सब रिफ्लेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबल एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन, कि जब आप कुछ बातें करते हो तो ध्यान में रखते हो कि किसी के जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो, है ना, सोसाइटी में पीस बनी रहे। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबल एडवोकेशन कम्युनिकेशन। तीसरा है आपका सोशल वेलबींग। तो सोशल वेलबींग का मतलब ये हुआ कि आप अगर वर्चुअस हो, आप अगर इथिकल हो, तो आप कोई भी डिसीजन लोगे सोसाइटी में तो सोसाइटी उसका सम्मान करेगा, केयर करेगा, और सोसाइटी में पीस भी स्थापित रहेगी, है ना। एंड टू सस्टेन द अथॉरिटी, डेवलप एंड इनहांस द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो वही मैंने बोला कि ये जो है लोगों के बीच पब्लिक अथॉरिटी के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है ना, और सिस्टम के प्रति भरोसा आता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, एंड सोशल बीइंग भी आता है सोसाइटी में। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, बिकॉज जब आप इन सारे के सारे एथिकल प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हो तो आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो गेट आउट हो जाते हैं, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो गेट इन हो जाते हैं, एंड तब जाके आप इफेक्टिव एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग करते हो कि जो भी मैटर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला या डिलेमा वाला, उसमें ऐसा हो कि कम से कम जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन सब का भला हो विथ मिनिमम लॉस, एंड इट हेल्प्स फॉर मोर फेयर एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया। एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप एक ऑफिसर हो और आप अपनी ड्यूटी पूरे शिद्दत लगन से साथ कर रहे हो, तो सिर्फ आपका ही मान सम्मान नहीं बढ़ता है, उस इंस्टीट्यूशन का, उस ऑफिस का जिससे आप अटैच्ड हो उसका भी मान सम्मान बढ़ता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। दैट्स व्हाई इट इनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंड एथिकल पब्लिक रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए बोलता है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हो, अगर सेंसिटिव है तो जाहिर सी बात है उसको पब्लिक में तो आप ओपन नहीं ही करोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन रिलीज करते हो, देते हो, तो उस इंफॉर्मेशन को गड़बड़ करने की नहीं होनी चाहिए, यानी ब्लरिंग फैक्ट एंड फिक्शन ये सब नहीं होने चाहिए जब भी आप इंफॉर्मेशन भेजते हो। फॉर एग्जांपल ये जो आपके सर्वेक्षण होते हैं, है ना, सर्वेक्षण में होते हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई जाती है, तो बहुत सारे बार ये भी देखा जाता है कि गलत इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है सो दैट एक प्रकार से अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज ब्लरिंग एक्ट एंड फिक्शन, इसके कारण सीरियस रिफ्ट हो सकता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि भाई साहब आप जो है आपके रिपोर्ट बोलते कुछ और, रियलिटी है कुछ और। That's why it distracts the credibility of the institution and also tarnish the reputation of public institution, organization or the individual in nature as well. And trustworthy relationship with the people, यानी कि जो ट्रस्ट है लोगों के बीच जो विश्वास है पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिशियल्स को लेकर वो बढ़ाता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ तभी बना सकेगा जब ट्रस्ट होगी, है ना। ट्रस्ट हमेशा गेन होगी जब आप इथिकल अप्रोच से कोई मैटर को डील करते हो, एंड दैट्स व्हाई अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट तो होगी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक एंड द यू एज ए स्टॉक होल्डर विच इज इन्वॉल्व इन दिस इश्यू। सो ये हमने देखा importance of ethics in public relationship. Next we talk about relationship between public and private ethics. तो बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि पब्लिक के अंतर्गत हम ये एथिकल वैल्यूज रखेंगे, प्राइवेट के अंदर ये एथिकल वैल्यूज रखेंगे। मोर और लेस सिमिलर वैल्यूज दोनों के केस में होती है ना। इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो जो इंडिविजुअल्स है जो पब्लिक लाइफ या फिर प्राइवेट लाइफ को डील करता है वो सिमिलर एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग गाइडेड है ना। अब ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी भाई साहब पब्लिक रिलेशनशिप में हो या फिर प्राइवेट रिलेशनशिप में, ऑनेस्टी तो होनी है, अदरवाइज ऑनेस्टी के कारण ट्रस्ट टूटेगा तो फैमिली में
विध्वंस तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ पब्लिक लाइफ में ट्रस्ट टूटने के बाद आपके इंस्टीट्यूशन पर विश्वास कौन करेगा। दैट्स वाई एथिक्स प्रमोट वर्चुअस लाइफ, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक लाइफ हो। एंड ये भी देखा गया है कि जनरली व्हेन ए पर्सन जो एथिकल है अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, वो पब्लिक लाइफ में भी एथिकल होता है, बिकॉज उसे पता है कि जो एथिकल वैल्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप में। तो चाहे वो पब्लिक लाइफ को ही क्यों ना डील कर रहा हो, तो वहां पर भी वो एथिकल वैल्यूज लगाना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो वुमेन के प्रति रेस्पेक्टफुल है, आदर करता है, बराबरी मानता है ना, तो जाहिर सी बात है वो जेंडर इक्वलिटी अपने पर्सनल रिलेशनशिप में तो कर ही रहा है। लेकिन ये जेंडर इक्वलिटी उसका कैरेक्टर है, वो फोकस्ड है कि हाँ किसी भी हालत में हमें जेंडर इक्वलिटी मेंटेन रखनी ही चाहिए, प्रमोट करनी ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब वो पब्लिक लाइफ में आएगा तो ऐसा तो नहीं कि लड़ाई करने लगेगा, ऐसा तो नहीं इन्फीरियरिटी दिखाएगा, बिकॉज ये इसका कैरेक्टर में निहित है। तो वो रिफ्लेक्ट उसके एक्शन में होगा, चाहे वो एक्शन पब्लिक लाइफ में ले रहा हो, चाहे वो प्राइवेट लाइफ में ले रहा हो। ठीक है, तो मे ट्रीट हिज वाइफ, डॉटर, कलीग्स विदाउट एनी जेंडर बायसनेस। तो वही बात मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अनइथिकल है पब्लिक लाइफ में, है ना, यानी कि समाज में या फिर पब्लिक ऑफिस में पता है इसके बारे में कि भाई साहब कितना घटिया है और कितना इंफीरियर विचारधारा है इसकी, तो ये इंफीरियर विचारधारा सिर्फ पब्लिक लाइफ में नहीं होगी, वो प्राइवेट लाइफ में भी, पर्सनल रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल भी दिया गया है, मिसोजिनिस्टिक पर्सन इन पब्लिक लाइफ, ये सिमिलर कंजर्वेटिव बिहेवियर शोकेज करते हैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में भी। एंड ये सब एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है, आप टीवी देखते हो, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप अपने कोई पर्सनैलिटीज के बारे में देखते होगे, तो आपको आराम से जो एग्जाम्पल है मिल जाएगी, बस सतर्क रहने की जरूरत है ना। तो जो एथिक्स है पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप में, वो कन्फ्लिक्ट नहीं करती है, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे कन्फर्म शेप एंड रीएनफोर्स ईच अदर, है ना। ऐसा नहीं कि हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट, हाँ कि जो पब्लिक में है ये है, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, और जो पब्लिक में है ये है वो है, ऐसा नहीं, दोनों में आपको मोर और लेस सिमिलर ही एथिकल वैल्यूज आते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि भाई साहब कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप बिजनेस में हो, इन्वायरमेंटल प्रोफेशन में हो, चाहे आप एनजीओ चला रहे हो, चाहे आप कंपनी चला रहे हो, चाहे आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, हर जगह एथिक्स की दरकार है। एथिक्स की दरकार इसलिए है कि ये सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी में पीस, स्टेबिलिटी, नॉन वायलेंस, इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए मस्ट है। एंड वही बात हो गई, देयर इज नीड फॉर एथिक्स इन एवरी प्रोफेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, बिकॉज ये सब कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं गवर्नेंस में, सोसाइटी में, रिलेशनशिप में, हाउस होल्ड में। एंड साथ ही साथ देयर शुड बी एथिक्स इन द सिटीजन बिहेवियर। और ये भी कहा जा सकता है कि भाई साहब आप पब्लिक ऑफिसर को बोलते हो कि एथिक्स शोकेज करे, सिटीजन के अंदर भी तो एथिकल वैल्यूज आनी चाहिए। कभी कभी आप केस देखते होगे कि डॉक्टर है, अगर वो किसी को नहीं बचा सका तो जो जनता है वो कभी कभी गुस्सा हो जाती है, मारपीट या फिर नुकसान ये सब होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्पेक्ट दो तरफा होनी चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर भी वही है ना। देयर शुड बी एथिक्स इन सिटीजन बिहेवियर बिकॉज सच बिहेवियर इम्प्रिंजेस डायरेक्टली ऑन द एथिक्स इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज सिटीजन से ही तो निकलकर पब्लिक ऑफिस में आ रहा है, और जब तक सिटीजन में एथिकल बिहेवियर नहीं होंगी तो फिर पब्लिक ऑफिस में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वही सिटीजन जो वहां से निकल कर आया सोसाइटी से, और वो फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में एथिकल बिहेवियर रखेगा। सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये फ्रेंड्स हमने आज डिस्कस किया टोटल। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम मोरल्स के बारे में जानेंगे, मोरल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना,
एंड मोरालिटी वर्सेस एथिक्स क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा टॉपिक है, आनंद आएगा। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज में हम लोग इंटर करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी आ रही है, लग रही हैं, है ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो एंड हमारे चैनल को आप प्रमोट करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।